जय हिंद, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है जी सबको? गुड इवनिंग। चलिए, एक मिनट, ऐड हो रहा है, उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चालू किए थे, हो गया था, जिसमें चर्चा किए थे विभिन्न पहलुओं पर कि कहां कहां पे, जैसे कि रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, है ना? और दुर्ग के अंतर्गत भी बालोद में, रायपुर के अंतर्गत महासमुंद में, और रायगढ़। इसके अलावा एक गोंड विद्रोह भी देखे थे, है ना? जो किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था जी? हाँ, बेगारी प्रथा के लिए हुआ था, है ना? तो ये सब चीजों को हम लोग चर्चा किए थे। तो थोड़ा सा मैं जो पिछला पढ़े हैं उससे दो चार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ताकि एक बार रिपीट हो जाए। सबसे पहले जैसे गोंड विद्रोह की चर्चा किए थे, कहां हुआ था? जल्दी जल्दी बताते चलिए सब लोग। कहां हुआ था? कोरिया में हुआ था। और इसके इस समय जो विद्रोह हुआ था बेगारी प्रथा को लेके, इस समय शासक कौन थे? शासक, हाँ, रामानुज प्रताप सिंहदेव जी थे, ठीक है। और इसमें कोई प्रमुख नेतृत्वकर्ता का नाम आता है क्या? कि गोंड विद्रोह को? नहीं आता है ना? ये पूरे स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। वेरी गुड। उसके बाद फिर देखे थे, उसके पहले और भी चर्चा किए थे, जैसे रायगढ़ की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में रायगढ़ से इस आंदोलन को लेकर प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? किसने निभाई थी? अमरनाथ तिवारी जी ने। वेरी गुड, अमरनाथ तिवारी। उसके बाद फिर देखे थे, उसके पहले दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में पेशावर समिति के सदस्य कौन कौन थे दुर्ग से? दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, हाँ, वी वाई तमस्कर, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फिर बिलासपुर का भी देखे थे, पेशावर समिति। अगर मैं उस पेशावर समिति के प्रथम सदस्य की बात करूं, या पहले कौन थे अध्यक्ष की बात करूं, तो वो कौन थे? छेदीलाल जी आ जाएंगे। और वही अगर मैं बात करूं रायपुर को लेकर, कि रायपुर की जो पेशावर समिति थी उसके सदस्य या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और सदस्य की बात करेगा तो सदस्य में तो पूरे 8 डिक्टेटरों के नाम आएंगे, है ना? और उसके बाद फिर प्रमुख महिलाओं की भी चर्चा किए थे, जिसमें एक दुकान के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था। कौन सी दुकान थी वो? किसकी दुकान थी? कीका भाई की दुकान। और वो कीका भाई की दुकान के सामने नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो लोग थे। याद करिए, कौन कौन? और त्रेतानाथ तिवारी और शंकरनाव गनौद वाले। वेरी गुड। और उसके बाद फिर देखे थे, यहाँ पे महिलाओं की भी भूमिका प्रमुख रही, जिसमें से 4 महिलाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिए जाते हैं। कौन कौन है? पहला, मंटोरा बाई, हाँ, फुटेनिया बाई, कोजा बाई और भुटकी बाई। वेरी गुड। हाँ। और एक महिला जो आई थी, है ना, यहाँ पे दाई नर्स का काम की, डॉक्टर की उपाधि ने मिली, माँ की उपाधि मिली, वो कौन थी? वो डॉक्टर राधाबाई जी थी, है ना? और वही डॉक्टर राधाबाई की टीम में बहुत सारी महिलाएं भी थी, और उसमें एक प्रमुख महिला थी जो एक डिक्टेटर की पत्नी भी थी। कौन? रोहिणी परगनिया। ठीक। चलिए, तो ये सब चर्चा किए थे। उसके बाद एक हमारा टॉपिक छूटा था, जिसमें एक डिक्टेटर थे जिनका नाम था, जिनका उपनाम है हर्षुल, है ना? पूरा नाम क्या था? राम नारायण मिश्र हर्षुल। और राम नारायण मिश्र हर्षुल जी का एक केस हम लोग अभी रुका हुआ है ना? उसकी चर्चा भी करेंगे, आज करना था। कौन सा केस है उनका? पत्र बम केस। वेरी गुड। एक मिनट जी, अभी ऐड हो रहा है सब लोग का ही। हाँ, पत्र बम केस। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद फिर गांधी जी को हम लोग छत्तीसगढ़ बुलाएंगे। ठीक। चलिए, एक टॉपिक छूटा हुआ है सविनय का, वही पत्र बम केस। तो हेडिंग डालिए, पत्र बम केस।
किसी का माइक ऑन है क्या जी? आवाज आ रहा है थोड़ा? चलिए, अब जो प्रश्न पूछते हैं सबसे पहला कि कब हुआ, तो ये किसका भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। तो जो ईयर आएगा इसमें पर्टिकुलर डेट नहीं है, ईयर पूछता है, ईयर याद रखिएगा 1932, 1932। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, और ये पर्टिकुलर एक स्थान पे नहीं हुआ है ना कि यहीं के लोगों को क्या किया गया था, पत्र ब्रह्म केस से यही लोग संबंधित है, ऐसा एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हुआ। जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे कि कब हुआ, कहाँ हुआ करके वैसे ये कहाँ वाला नहीं है। यहाँ पे चाहे दुर्ग हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, वहां पे जितने भी अंग्रेजों के चाटुकार थे, चापलूस थे, उनके वफादार जो बनते थे, है ना, उनको क्या किया गया था, वहां पे प्रहार किया गया था पत्रों के माध्यम से। आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्थान नहीं आता कि कहां पे हुआ था, ये पूरे अंचल में, खास करके हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो मेन मेन एरिया था, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ के लोगों को क्या किया गया था, और कौन से लोग जो अंग्रेजों के क्या है, हाँ चापलूस हैं, चाटुकार हैं, हाँ, उनको, उनके लिए था। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य में क्या होगा? मुख्य उद्देश्य यही रहेगा आपका, क्या, कि अंग्रेजों के वफादार, क्या चीज, पूछे पूछे। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या था, चाटुकारों के लिए था कि चाटुकारों का पता करने के लिए था? ठीक, अब कोई उत्तर देना चाह रहा है? अब ये चाटुकार का पता क्या होता है, मतलब पता कैसे लगाएंगे कि चाटुकार है करके? हाँ हाँ, मतलब पता करना नहीं बोलेंगे, उनको बताना, लोगों को बताना उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, कोई ए करके व्यक्ति है, और ये आप जान रहे हो कि क्या है, ये अंग्रेजों का चाटुकार है करके, है ना। अब यहाँ पे चाटुकार कौन होते थे? दो तरह के लोग थे चापलूस। एक जो सरकारी मुलाजिम थे, है ना, जो क्या थे, जो ब्रिटिश के अधीन क्या कर रहे थे, काम करते थे, कोई बाबू था, कोई फलाना था, कोई ठिकाना था, जो भी। तो एक सरकारी मुलाजिम लोग, और दूसरे होते थे व्यापारी वर्ग, है ना। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग, क्योंकि इनका जो विदेशी कपड़ा आता था, कहां से आता था? बाहर से आता था, मैनचेस्टर से आता था। तो अब यहां पे क्या जलाया जा रहा था जी? होली जलाई जा रही थी, विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार किया जा रहा था। तो इनका इतना सामान जो मैनचेस्टर से आया हुआ था, पूरा मतलब जमा हो गया था, मतलब निकल नहीं रहा था मार्केट में। अब ये जो व्यापारी थे, वो अंग्रेजों की मिली भगत से क्या कर रहे थे, जितने भी आंदोलनकारी है उनका पता बतवा रहे थे, है ना, खोज खोज के निकालो, ये है, इसको पकड़वाओ, इसको पकड़वाओ, इनको पकड़वाओ करके। तो अंग्रेजों का क्या दे रहे हैं, ये व्यापारी और ये सरकारी मुलाजिम साथ दे रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं पता है ना। जनता उनको क्या मान रही है, अरे वो तो बने अंग्रेज के यहाँ बढ़िया काम करते हो, हाँ, है ना, ऐसा करके होता है ना, लेकिन वो जान नहीं रहे कि वो उन्हीं का लंका लगा रहा है करके। तो जनता को ये बताने के लिए हर्षुल जी ने क्या किया कि वो जो चापलूस होते थे, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो व्यापारी हो, उनके यहाँ क्या भेजते थे, पत्र भेजते थे, है ना। और पत्र जब वो खोलते थे तो वही फॉस्फोरस का जो धमाका होता था, स्याही सो कागज के बीच लगाते थे, तो उनके हाथ पांव नाक कान जल जाते थे। और फिर मार्केट में ये खबर फैली हुई थी, है ना, कि जो भी आपको जला हाथ वाथ दिखाई देगा, वो किसका होगा? वो या तो सरकारी मुलाजिम है, या फिर व्यापारी है, जो क्या करता है, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता है करके। तो लोगों को ये पता चलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए हर्षुल जी ने ये काम किया था। ये पहला रीजन, ये पहला उद्देश्य। और दूसरा, ये उनकी आत्मा पे प्रहार था। किनकी आत्मा पे? उन चापलूसों की। क्योंकि यहां पे जो चापलूस है वो कौन है, वो अंग्रेज हैं कि भारतीय हैं? कौन है जी? हाँ, भारतीय है ना। तो भारतीयता आप नहीं निभा रहे हो, भारतीय होने पर भी, है ना, आप किनका साथ दे रहे हो, अंग्रेजों का। और शोषण किनका कर रहे हो, अपने भाई बहनों का, है ना, यानी भारतीयों का। तो उनकी अंतरात्मा पे प्रहार करने के लिए, ऐसा नहीं कि एकदम पत्र फाड़ते थे, लेटर फाड़ते थे तो एकदम बहुत बड़ा धमाका हो जाता था, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग उड़ जाता था, ऐसा नहीं होता था। हल्की छोटा मोटा चोट, जला कटा, ये इस टाइप का होता था। लेकिन उनकी अंतरात्मा पे प्रहार था। तो दो तरीके से यहां पे पत्र बम केस में दो उद्देश्य थे। पहला, कि लोगों को यह पता चले,
है ना, उनको पता चले नहीं, लोगों को ये पता चले कि ये आदमी क्या है, चाटुकार है, चापलूस है, वफादार है अंग्रेजों का। और दूसरा, उन चापलूसों की अंतरात्मा पे क्या करना, प्रहार करना। वेरी गुड। ठीक, तो उद्देश्य में आपको यही लिखना है भाई, सबसे पहले तो वही प्रहार करना ही लिखो। एक मिनट ऐड। हाँ, अंग्रेजों की या अंग्रेजों के जो वफादार व चापलूस थे, या चाटुकार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों के जो वफादार व चापलूस थे, उनकी अंतरात्मा में, उनकी अंतरात्मा में प्रहार करना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य क्या था जी, बताया भी। दूसरा उद्देश्य क्या था, देख के मारूंगा इसको। कौन, दूसरा उद्देश्य क्या था? पहला तो अंतरात्मा में प्रहार, और दूसरा, हाँ, लोगों को इन चापलूसों के बारे में पता लगवाना। ठीक है, तो लिख लीजिए उसको भी। दूसरा उद्देश्य, जनता को इन चापलूसों के बारे में अवगत कराना। और कैसे अवगत होगी जनता, क्योंकि वो देखेगी कि हाँ, इसका हाथ है ना, और मुंह क्या है, जला हुआ है, तो समझ जाते थे हाँ यही जलन कुकड़ा है करके, है ना, यही आदमी है जो अंग्रेजों का क्या है, चाटुकार है। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य थे इस पत्र बम केस के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रमुख प्रणेता बोले या नेतृत्वकर्ता बोले या कर्ता धर्ता बोले, कौन थे जी? राम नारायण मिश्र हर्षुल। ठीक, तो लिख लीजिए, राम नारायण मिश्र हर्षुल। दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए प्रमुख करके। देखो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य क्या था, प्रणेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे, और कब हुआ था करके। ठीक है, यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। और मेंस में लिखने को आएगा तो वो चीजें अभी लिखेंगे अभी, कि क्या माध्यम से कैसे आपको लिखना है। ठीक, तो लिखिए, स्टार्ट कर लिए। पहला पॉइंट यही लिखिएगा कि अंग्रेजों के चाटुकारों पर सांकेतिक प्रहार था ये। अंग्रेजों के चाटुकार या चापलूसों पर सांकेतिक प्रहार था, क्योंकि इसमें कोई जान मान नहीं ली जाती थी, है ना। अंतरात्मा को ठेस पहुंचाया जाता था, तो एक छोटा चोट मोटा सा लग जाता था, है ना। तो सांकेतिक प्रहार था, ऐसा आप लिख लीजिए। और कैसे प्रहार करते थे? पत्र के माध्यम से। और पत्र में क्या होता था, बहुत बार बता भी चुके, डिस्कस किए हैं। हाँ, फॉस्फोरस, है ना। जो पत्र लेते थे, ऐसा जबरदस्ती नकली पत्र बनाते थे कि यहां से आया है ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की तरफ से। तो जब जैसे ही खोलते थे तो दो कागजों के बीच, कहां है कागज, अभी नहीं है, कागज के बीच फॉस्फोरस चिपकाते थे। और जब वो घर्षण से, मतलब वो जब गर्मी होती थी और ये जब फटता था, तो क्या होता था, वो धमाका छोटा सा होता था। तो उसको भी लिख लीजिए कि किस तरह से धमाका होता था। दो स्याही शोक कागजों के बीच, दो स्याही शोक कागजों के बीच फास्फोरस का टुकड़ा रखकर प्रहार किया जाता था। ठीक, तो इतने चीज आपको याद रखनी है, किससे संबंधित, पत्र बम केस से संबंधित। ठीक, और मेन ये याद रखना है, ये प्रहार किन पर था, उनकी अंतरात्मा में। ठीक, मेन उद्देश्य इसका
ये था। तो इतना ही है पत्र बम केस में, लेकिन अलग तरीका था, यूनिक तरीका था। ऐसा तरीका आपको और कहीं ऐसा देखने सुनने को नहीं मिलेगा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे तो और खतरनाक खतरनाक इन लोग कार्य किए हैं, है ना। इन लोग तो अभी छोटा धमाका कर रहे थे, अभी आगे जब देखेंगे डायनामाइट कांड ये सब, तो उसमें तो पूरा जेल का दीवार ही तोड़ने का प्लानिंग वो सब चल रहा था। तो उसकी चर्चा आगे होगी। तो ये पत्र बम केस समझ में आया। तीन चीज इंपॉर्टेंट है अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कब हुआ, दूसरा, उद्देश्य क्या था, और तीसरा, किसने किया करके। याद रहेगा। चलिए, हाँ उसी के अंतर्गत आएगा। मैं समझ गया आपका प्रश्न, आप क्या पूछना चाह रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि सर ये सविनय अवज्ञा के अंतर्गत आएगा क्या। तो हाँ बिल्कुल आएगा। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ये जो हेडिंग है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन थे। अरे गांधी जी थे, है ना। और गांधी जी का उद्देश्य क्या था, सत्य अहिंसा, है ना। किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिंसा दिखाई दे रही है ना। तो भले वो उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना तरीका निकाला था, है ना। वो भगत सिंह जी का भी कथन है कि भैरों को सुनाने के लिए क्या की जरूरत होती है, धमाके की जरूरत होती है। हाँ, तो उसी तरह से इनकी भी मेंटेलिटी थी हर्षुल जी की, है ना। भले ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस रास्ते को अपनाया था। ठीक, तो आप लिखेंगे उसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। भले अहिंसा वाला रास्ता नहीं था ये, लेकिन उसी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, क्लियर है, मिटा दूं। चलिए अब, हाँ वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो आएगा उनका उद्देश्य दूसरा था, है ना। ये क्या काम ये किस रूप में काम किया, डिक्टेटर के रूप में। उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति कुल मिला के। लेकिन उनका अलग था ना कॉन्सेप्ट। उनका उद्देश्य क्या था, कोरिया वालों का, बेगारी प्रथा के लिए वो स्थानीय था, है ना। और ये पूरा देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन चला है। चलिए मिटा दूं। चलिए अब सबसे मेन हेडिंग, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। लेकिन इसके पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। ऐसे अचानक भयानक तो नहीं आ गया गांधी जी घर बैठे चलो तो चाय नाश्ता कराओ करके, है ना। कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा उनका। क्या उद्देश्य था जी, क्या उद्देश्य था गांधी जी का छत्तीसगढ़ आने के पीछे। दूसरे क्या बोले, अछूतोद्धार के लिए। अच्छा, अच्छा, अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे, ठीक है। और क्यों चलाना पड़ा था उनको ये कार्यक्रम। छुआछूत की प्रथा बहुत व्याप्त थी, इसीलिए करना पड़ा, ऐसा क्या है। अच्छा, हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है, अंग्रेजों का क्या, अंग्रेज क्या। हाँ, हाँ, अंग्रेज तो वो तो मैं बताया हूं आप लोग को कि अंग्रेज जो है वही बांटने का कार्य किए हैं, और किस तरह से किए हैं और किस तरह गांधी जी उसको बचाए हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए, गांधी जी का द्वितीय, या गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। और प्रथम के पूरे पॉइंट्स याद है कि नहीं, कहां से कहां गए थे, किसकी गाड़ी में गए गए थे, कि कहां रात्रि विश्राम किए, कहां नाश्ता किए, पूरे डिटेल में देखे हैं कैसे। कितना रुपया मिला था धमतरी से उनको, तिलक स्वराज फंड में। 501, वेरी गुड। और किसने दिया था, बाजीराव कृदंत जी। ठीक ठीक। गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। अब इस यात्रा की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, वो क्यों आए,
उद्देश्य क्या था? तो अछूतोद्धार, है ना। और इस अछूतोद्धार का कार्यक्रम उनको क्यों चलाना पड़ा? ठीक है, तो वो सबकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टाइम पीरियड है ये भी? तो 1933 में आए थे गांधी जी। थोड़ा 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर समझते चलेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए समय, कब से कब तक आए। तो कब आए दूसरी बार? पहली बार कब आए थे? 20 12 20 20 दिसंबर 1920 को पहली बार आए। और दूसरी बार कब आए हैं? एकदम वीआईपी नंबर, क्योंकि वीआईपी आदमी वीआईपी नंबर आएगा। 22/11/33। हाँ, 1933। तो उसी को यहां पे लिखना है शब्दों में। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक वो यहां थे छत्तीसगढ़ में। 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक वो कहां रहे? छत्तीसगढ़ में रहे। ठीक, उसके बाद उद्देश्य लिख लीजिए आने का। आने का उद्देश्य तो वही जो बताया आप लोग, क्या? हरिजन उद्धार के क्षेत्र में, हरिजन उद्धार या अछूतोद्धार के क्षेत्र में वो काम करने के लिए यहां पे आए थे। ठीक, उसके बाद और क्या प्रश्न पूछता है? एक तो ये हो गया हरिजन उद्धार और अछूतोद्धार, और दूसरा रीजन क्या था यहां आने का? इसी के अंतर्गत ही आएगा। पहला रीजन इसी के अंतर्गत हरिजन उद्धार, जो अभी आंसर भी दिए थे आप लोग, अभी आंसर दिए। दूसरा रीजन यह है कि अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं को, खास करके हिंदू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी में ही वर्ण व्यवस्था थी, अलग अलग छोटा बड़ा। बाद में फिर ये मध्यकाल के बाद फिर क्या हो गया? ये दूरी बढ़ती गई। पहले कर्म आधारित व्यवस्था थी, है ना, उसके बाद फिर जन्म आधारित व्यवस्था होने लगी, और जब जन्म आधारित होने लगी फिर बाद में फिर वही मुगलों और ये सब के आने के बाद ये जो डिफरेंस था वो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो यहां पे अंग्रेजों ने बहुत अच्छा इसका फायदा उठाया। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट लाया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, भारतीय इतिहास में भी इसको पढ़े हो। कम्युनल अवार्ड जिसे कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट कब आया? कब आया जी? 1932 में, 1932 में सांप्रदायिक पंचाट। क्या था ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड? क्या था? यहां पे जब अंग्रेज देखे, हाँ हाँ बताइए बताइए, हरिजन क्या बता रहे थे? हाँ हाँ हाँ, सही बता रहे हैं, वही है। ठीक है, देखिए क्या था यहाँ पे आप, अंबेडकर जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो क्या कर रहे थे, जो छोटे तबके के लोग थे, है ना, जिन्हें अछूत कहा जाता था। बाद में गांधी जी ने उन्हें हरिजन शब्द दिया कि ये हमारे ही प्रिय हैं, हमारे हरि के प्रिय हैं। हरिजन शब्द दिया, गांधी जी द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे अंग्रेज इसी मेंटेलिटी को पकड़े। इसकी चर्चा, ये जो डिफरेंस हुआ है छोटी जाति बड़ी जाति फलाना ढिकाना, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, है ना, कि ये जो गैपिंग देने का काम जो किया गया वो खास करके अंग्रेजों की मानसिकता थी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सब एक ही टाइप के थे, कुछ कट्टर मानसिकता वाले लोग थे। तो उन कट्टर मानसिकता वाले लोगों को पकड़ के, है ना, मान लो भाई 100 में से एकदम 100 के 100 आदमी सही रहते हैं क्या? नहीं रहते। 5 से 10 आदमी खराब भी रहते हैं, दूसरी सोच वाले रहते हैं। तो अंग्रेजों ने उन्हीं का फायदा उठाया। जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उनको पकड़ के समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। और उन्हीं के द्वारा ये जो हम लोग भाई भाई जैसे सब रहते थे, और वो क्या हुआ, वो गैप बहुत लंबा हो गया। ठीक, और इस चीज का फायदा फिर अंग्रेज उठाए। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल उनकी नीति थी। तो यहाँ पे जो प्रमुख लीडर थे जैसे कि अंबेडकर जी, उन्होंने क्या किया, ये गैपिंग को भरने का काम किया कि जो आप गैप डाल दिए हो, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनको आप ऊपर उठाओ करके, है ना। तो एक जो ग्रुप था वो उनके साथ हो गया था। तो यहाँ पे कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। यहाँ पे अंग्रेज क्या बोले, खुद ही बांटे हैं निपोर लोग, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम लोग एक करने का काम करते हैं।
है ना। अब यहाँ पे वो अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि जो हरिजन है, हरिजन शब्द तो बाद में आया, जो अछूत है, जो छोटे तबके के लोग हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, एक अलग से क्या दिया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा, विशेषाधिकार दिया जाएगा, उनके लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी। समझ पा रहे हैं। जैसे कि अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए थे तो क्या बोले थे कि या तो रियासतों के लिए, या तो तुम भारत में रहो या पाकिस्तान में रहो या अपने रूप से स्वतंत्र रहो। जाते जाते भी तोड़ के गए थे, और ये तोड़ने वाली मानसिकता उनको पहले से ही चल रही थी, हमारे समाज में डाल के गए हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो अछूत हैं, जो हरिजन हैं, उनके लिए अलग से निर्वाचन की क्या होगी, व्यवस्था होगी, उनको अलग से विशेषाधिकार दिए जाएंगे। तब यहाँ पे गांधी जी क्या बोले कि उनको अलग से विशेषाधिकार देने की जरूरत ही नहीं है, हम सब एक हैं, है ना। आप हिंदुओं में अलग भावना पैदा करने की आवश्यकता क्यों है करके। लेकिन वो जो खाई थी उस समय बहुत क्या हो चुकी थी, गहरी हो चुकी थी। ये जो भेद था इतना, वो इतना हो चुका था, है ना। तो इसीलिए यहां पे एंट्री होती है किनकी, अंबेडकर जी की। तो अंबेडकर जी और गांधी जी को बोलते हैं क्या कि जरूरत है उनको, है ना। अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, इनको खाई को ये पाटने का अगर प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा करके। तो गांधी जी भी उनको समझाते हैं कि आप समझो, ये अंग्रेजों की चाल है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको दूर हटाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं करके। तो ये समझौता, उस समय गांधी जी जेल में थे जब ये सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। सांप्रदायिक पंचायत क्या था, फिर से बोल रहा हूं कि विशेष तबके के लोगों को, जिन्हें हरिजन कहा गया, उनको, उनके लिए अलग विशेषाधिकार या अलग निर्वाचन की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा की गई। तो गांधी जी उस समय जेल में थे, जेल में ही उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, अनशन कर दिया कि आप ये लागू मत करवाओ कम्युनल अवार्ड। तो यहां पे फिर अंबेडकर जी आते हैं, अंबेडकर जी समझाते हैं क्या कि उनको जरूरत है ना। लेकिन गांधी जी फिर बोलते हैं कि नहीं, ये अंग्रेजों की चाल है, चाल है, चाल है करके। तो दोनों के बीच क्या होता है, थोड़ा सा मतभेद होता है। मतभेद नहीं कह सकते, है ना, मनभेद नहीं कह सकते, मतभेद कह सकते हैं विचारों को लेके। लेकिन बाद में उनके बीच समझौता भी होता है। और ये जो समझौता हुआ था वो कहां हुआ था, वो हुआ था पूना में, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था, 1932 में। ठीक। ये सांप्रदायिक पंचायत कौन लाए 1932 में, अंग्रेज लाए। क्यों लाए समझ में आए, जो विशेषाधिकार दिया गया था, है ना, हरिजनों को। ठीक। और उसको लेके गांधी जी ने अनशन किया जेल में ही, और उनसे मिलने कौन गए हेलो, अंबेडकर जी गए, हाँ। और अंबेडकर जी उनको समझाया, गांधी जी उनको समझाया। अंबेडकर जी बोले कि इनको जरूरत है, गांधी जी बोले कि नहीं, हमारी, ये हमारे लोग हैं, इनकी व्यवस्था भी कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे जब हम आजाद हो जाएंगे, और हमारी आजादी दूर नहीं है करके। गांधी जी उनको आश्वस्त भी किए कि हमारी आजादी दूर नहीं है, ये अंग्रेज कौन होते हैं हमारे लिए कानून बनाने वाले। जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए एकाधिकार, एक समान कानून बनाएंगे करके। तो उस समय अंबेडकर जी बोलते हैं कि नहीं, वो जब होंगे तब होंगे, लेकिन यहाँ पे उनको जरूरत है करके लड़े उनके लिए। तो गांधी जी भी एक करने को लेके था, क्योंकि शुरू से ही था ना उनका। जब खिलाफत आंदोलन चला था, कौन सा आंदोलन, खिलाफत कब हुआ था बताइए, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो उसमें गांधी जी किनको एक किए थे, इधर हिंदू और इधर मुसलमानों को एक करने का काम, है ना। आंदोलन मुसलमानों का था, बोले हिंदू लोग साथ दो करके। ठीक है, एक चीज वो हो गई। और यहाँ पे हिंदुओं में ही बंटवारा कर दिए, पहले हिंदू मुसलमान को भेद करवाते थे, कौन, अंग्रेज। 1905 से, और उसके पहले से चलता हुआ आ रहा है, 1857 की क्रांति से, जब एक होके लड़े थे हिंदू मुस्लिम, तो फूट डालने का काम अंग्रेजों द्वारा किया गया। तब तो हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, और उसके बाद फिर हिंदू में ही अलग जाति भेद को लेकर फिर उन्होंने ये वैमनस्य पैदा करना चालू कर दिया। तब अब गांधी जी अब हिंदुओं की एकता के लिए लड़ रहे हैं। तब दोनों के बीच क्या होता है, समझौता होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच। गांधी जी उनको आश्वस्त करते हैं कि ये हमारे ही भाई हैं, और इनको अपने वर्ग में ही, यानी हिंदू वर्ग में ही विशेषाधिकार अलग से दिया जाएगा, उनका जो सम्मान है उनको मिलेगा करके, ऐसा आश्वस्त करते हैं। उसके बाद दोनों के बीच समझौता होता है। और गांधी जी, अब गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों समझौता किए, तो दोनों के होने से हो जाता है क्या, लोगों को बताना पड़ेगा ना इस चीज को। तो लोगों को बताने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, जेल से छूटने के बाद पूरे भारत का क्या किया जी, भ्रमण किया। हाँ, और उस भ्रमण करने के दौरान वो यहां पे भी आए,
छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? लेकिन शुरुआत खुद कर दिए। कैसे शुरुआत किए? उनकी एक पत्रिका निकलती थी नवजीवन, एक पत्रिका थी नवजीवन, पढ़े हैं? इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। उनकी एक पत्रिका थी नवजीवन, तो जैसे ही जेल से छूटे अपनी पत्रिका का नाम चेंज करके नवजीवन को क्या कर दिए? प्रश्न पूछा गया है, हरिजन कर दिए। ठीक है, नवजीवन को क्या कर दिए? हरिजन कर दिए। क्यों कर दिए बताना तो नहीं पड़ेगा, है ना? अभी तो वही चर्चा की है पूरा। ठीक, तो इस तरह ये पृष्ठभूमि है भाई, लिखेंगे भी उसको, टेंशन मत लो। स्टोरी समझ में आई? स्टोरी मतलब हमारा इतिहास समझ में आया कि इसके पीछे गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने के पीछे क्या मेन रीजन था? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? अभी लिखेंगे भी, है ना? तो सबसे पहला आपको उद्देश्य तो यही याद रखना है, हरिजन उद्धार या अछूतोद्धार के क्षेत्र में। और दूसरा रीजन वही, अंग्रेजों की हिंदुओं को बांटने की नीति को विफल करने के लिए अंग्रेजों की हिंदुओं को बांटने की नीति को विफल करने के लिए उन्होंने क्या किया था? आए थे छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद और भी कुछ कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे कि गांधी जी आए, कब आए, कहां रुके थे, उनके साथ और कौन कौन आए थे। तो 4 महारथी लोग भी उनके साथ आए थे, है ना? इनसे प्रश्न पूछता है, तो उसको भी लिखेंगे। और साथ ही जब गांधी जी ये दिख रहा है आपको डेट 22 नवंबर से 28 नवंबर, तो 22 से 28 नवंबर तक गांधी जी जहां कहीं भी गए तो पैदल यात्रा तो नहीं करेंगे, है ना? गाड़ी में जाएंगे। क्योंकि इस समय तो कोई आंदोलन वो नहीं कर रहे थे, है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उनको एक ड्राइवर की जरूरत थी। तो सारथी करके प्रश्न आया हुआ है कि जब गांधी जी द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके सारथी कौन थे, यानी कि उनके वाहन चालक कौन थे करके। ठीक, तो कौन थे? हजारी लाल जैन, लिख लीजिए उनका नाम भी, सारथी या वाहन चालक ऐसे लिख लो। डॉक्टर हजारी लाल जैन कहां के थे ये? तो कहां के थे, याद है किसी को? धमतरी के थे, वेरी गुड, धमतरी के थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर हजारी लाल जैन जी का। उसके बाद और क्या पूछता है? तीसरा, और क्या पूछता है? इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे गांधी जी के जब वो छत्तीसगढ़ आए थे, है ना? तो वो 3-4 नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले नाम याद रखना है आपको मीराबेन का। मीराबेन विदेशी महिला थी, है ना? मीरा बेन, ये अंग्रेज शिष्या थी। इनके अलावा और कौन आए थे? तो ठक्कर बापा, ठक्कर, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, सभी पूछ चुका है। ठक्कर बापा कौन? तो ठक्कर बापा थे प्रमुख आदिवासी नेता थे, प्रमुख आदिवासी नेता झाबुआ के। झाबुआ कहां पड़ता है? झाबुआ के प्रमुख आदिवासी नेता। तीसरे जो थे, एक तो उनके निजी सचिव ही थे, महादेव देसाई, महादेव देसाई उनके निजी सचिव। इनके अलावा और कौन थे? तो गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं जमनालाल बजाज, उनकी पुत्री भी आई थी, जमनालाल बजाज की पुत्री। इनका नाम नहीं मिलता, ठीक है? जमनालाल बजाज की पुत्री। तो ये प्रमुख आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीराबेन विदेशी शिष्य, अंग्रेजी शिष्या, ठक्कर बाबा प्रमुख आदिवासी नेता, महादेव देसाई उनके निजी सचिव, और जमनालाल बजाज जी की पुत्री यहां पे आई थी। ठीक, चलिए। नाम याद हो रहा है? नाम याद हो रहा है जी? याद करते चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारथी डॉक्टर हजारी लाल
जैन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्रमुख घटना कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जो पृष्ठभूमि को अभी देखे हम लोग, है ना, कि कम्युनल अवार्ड, पूना समझौता, उसको भी लिख लो, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे गांधी जी आए, दुर्ग में आए, सभा किए, उसके बाद रायपुर आए, है ना, तो वो अधूरा हो जाएगा, है ना। उसके पीछे आने का मकसद क्या था, उसकी पृष्ठभूमि, उसको भी लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट्स क्लियर है सबसे पहले, ये चिल्हर वाले। हाँ, चलिए तो सबसे पहले लिखिएगा 1932 में, 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन था ये? राष्ट्रपति था? प्रधानमंत्री। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? यही सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था। सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि कम्युनल अवार्ड जारी किया था। चलिए ये वाला पोर्शन मिटा दूं, लिख लिया इतना। 1932 में, है ना, सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था। और क्यों जारी किया गया था? क्या था उद्देश्य इसका? क्या था उद्देश्य? हाँ, हिंदुओं से हरिजनों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, बांटने के लिए, है ना। तो लिख लीजिए उसको भी, हरिजनों को हिंदुओं से पृथक हिंदुओं को, हरिजनों को हिंदुओं से पृथक वर्ग का दर्जा दिया गया था। बोले कि आप अलग हो, किनसे? हिंदुओं से, है ना, आप अलग और ये अलग हैं। ठीक, इतना बड़ा काम किए हैं अंग्रेज लोग, बड़ा काम मतलब इतना घोर निंदनीय काम। ठीक, जिस अब देखो यहां पे पूना जो समझौता हुआ था, वहां पे ना आप इनको गलत बोल सकते हो, इनको गांधी जी को, ना आप अंबेडकर जी को गलत बोल सकते हो। दोनों ही लड़ रहे हैं, किनके लिए? हमारे लिए, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए अंबेडकर जी बोले ना। अंबेडकर जी क्यों, क्या बोलना चाह रहे थे? वो बोल रहे थे कि अभी जरूरत है इनको आगे बढ़ाने की, है ना, अभी जरूरत है इनको क्या करने की, कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और गांधी जी क्या चाह रहे थे कि आने वाले समय में, अभी अगर हम लोग बांट देंगे, है ना, अभी अगर ये हो गया तो आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये गैप कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। जो कि आप अभी भी कई ऐसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनको अब शब्द तो नहीं बोलूंगा, ऐसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी टाइप का बोल रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा अभी भी बांटने का काम कर रहे हैं। खास करके ये नेतागिरी में आप लोग को देखे ही होंगे, पॉलिटिक्स के नाम से ये सब बांटने का कार्य होता है। लेकिन अगर आप देशभक्ति की भावना की बात करें तो सब एक साथ भारत माता के लिए निकल पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने तरीके से समझना है भाई, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट फैक्ट याद नहीं करना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? भाई उनको वो देखते हुए, क्या देखते हुए? क्षेत्र, कि वहां से जो लीडर आएगा वो सिर्फ क्या होगा, हरिजन वाला, यहां से जो होगा वो हिंदू होगा, यहां से जो होगा वो मुसलमान होगा, है ना। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप भले आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपने जो छोटे भाई हैं उनके लिए कार्य करना चाह रहे हो, आप हरिजनों के लिए कार्य करना चाह रहे हो, आप आप सोच रहे हो कि मैं कैपेबल हूं, मुझे वहां का नेता बनना है, मैं कार्य कर सकता हूं, लेकिन आपको अधिकार नहीं। आप उधर बात करिए, और हरिजनों के लिए अलग चीज है। हाँ, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, हरिजन सिर्फ हरिजन के लिए, ये सिर्फ ये के लिए, वही तो बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो, मान लो हरिजनों के लिए अगर आप खड़ा होना चाह रहे हो, तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप उनके लिए क्या कर सको, कार्य कर सको, उनका कार्य वही करेगा। ठीक है, तो एक तरह से लग रहा होगा ये चीज सही भी है, अपने लोगों का दुख तो अपन जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ बात अपनी नहीं है, यहाँ पे बात वही गांधी जी बोले
कि वो अपना 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 क्यों देख रहे हो, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हो। समझ पा रहे हैं मेंटेलिटी? हेलो? हाँ, पूछो पूछो, फिर बताऊंगा, और पूछो। हाँ हाँ, उसी तरीके से। ठीक है, तो वही तो बताया, वो बाद में फिर राजनीतिक उसमें भी आ रहा हूं। तो अभी जैसे कि कल ही था ना, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, आज 29 है। कल कांग्रेस का कितना बड़ा, कितने साल पूरे हुए थे? 138 साल। अच्छा, 138 साल पूरे हुए थे। अच्छा, तो उस समय आपको पता ही है, भारतीय इतिहास सब लोग पढ़े, तब गांधी जी क्या बोले थे कि अब इसकी जो महत्ता है कांग्रेस की, वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हमको आजादी मिल गई है, तो आप इसे क्या कर दो, विकटित कर दो, यानी कि समाप्त कर दो करके गांधी जी ने भी कहा था, है ना। और क्या बोले थे कि इसको समाप्त कर दो, अब नए तरीके से नए लोगों को जोड़ो, है ना। आप जो कांग्रेस के सदस्य हैं, उसी में से एक नई तरीके से आप लोगों से जुड़िए, पार्टी बनाइए, मतलब भारत के लिए काम करिए करके। तो खत्म करने की बात वो कहे थे, लेकिन कोई माना नहीं, क्योंकि वहीं पे एक चीज आ गई थी, क्या करने की, सीट वाली, है ना, कुर्सी वाली। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गांधी जी को क्या किया गया था, बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा दबाने का भी प्रयास किया गया था। तो यहां पे मैं मानसिकता को बता रहा हूं भाई आपको, ना अंबेडकर जी गलत है, ना ही गांधी जी गलत है। उस समय की स्थिति को देखते हुए अंबेडकर जी उनका साथ दिए, और आगे आने वाले लंबी स्थिति के लिए गांधी जी अपनी बात रखना चाह रहे थे कि नहीं, ये हमको तोड़ने का अभी से प्रयास किया जा रहा है करके, है ना। क्योंकि जैसा कि अभी बोले कि उनके लिए सिर्फ उन्हीं के लोग खड़े होंगे, है ना, इनके लिए सिर्फ इन्हीं के लोग खड़े होंगे, तो अपना अपना क्यों देख रहे हो? इसमें तो हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हो, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के भागीदारी हैं, आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए करेंगे। ये चीज मेंटेलिटी थी उनकी, गांधी जी की। और अपना अपना वाली मेंटेलिटी थी अंबेडकर जी की, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए, बार बार मैं इस चीज पे गौर कर रहा हूं, मतलब इस चीज को बोल रहा हूं, उस समय की स्थिति को देखते हुए ये बात कर रहे थे। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे सही थे, और दोनों के मध्य क्या हुआ, समझौता भी हुआ कि अब हिंदू वर्ग में ही इन्हें क्या दिया जाएगा, विशेषाधिकार दिया जाएगा। और यही जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए वो क्या किए, पूरा भारत भ्रमण किए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा था? मतलब हूं, चाह नहीं रहा था। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, उसी वही लाइन को लिख रहा हूं अभी। वही लाइन को लिख रहा हूं। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए ही था वो। मुखिया भी वही, मतदाता भी वही। नहीं, अलग, उनके लिए अलग, वही तो बता रहा हूं। जैसे कि अभी क्षेत्र में होता, हाँ, उनके लिए अलग, उन्हीं मतदाता वही लोग चुने, मुखिया भी वही, इधर से मतदाता उन्हीं लोग अलग वर्ग के, और मुखिया भी वही, मतदाता भी वही, अलग अलग। नहीं, ऐसा नहीं है, क्षेत्र विशेष में रहता था ना, क्षेत्र में रहता है। हाँ। हम्म। हाँ, अभी है क्या है, जैसे कि गांव में होता है ना, कभी महिला खड़ी होती है, कभी एसटी सीट मिलता है, कभी ओबीसी होता है। तो ओबीसी लोग वोट देते हैं क्या, उस महिला को या उस पुरुष को? सभी लोग देते हैं, सभी जाति धर्म के, है ना, सभी लोग देते हैं। हाँ, लेकिन उस समय नहीं, वही तो बताना चाह रहा हूं, उस समय उसी वर्ग के उधर दिया जाता था वो। तो ये बांटने का काम है कि नहीं है? हेलो? हाँ हाँ, वही कहना चाह रहा हूं। अभी ऐसा नहीं, अभी तो लोकतंत्र है ना भारत में, चाहे कोई भी जाति वर्ग का खड़ा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मुस्लिम खड़ा हो तो मुस्लिम लोग उसी को वोट देंगे, इसलिए तो जागरूकता, मतदाता जागरूकता सप्ताह, रैली, ये सब निकाला जाता है कि आप जाति धर्म पंथ देख के मत वोट मत दो, है ना। आप योग्यता देख के, लोगों को देख के वोट दो करके, है ना। तो अभी ऐसा नहीं है।
अभी तो बाध्यता, उस समय बाध्यता होती थी, अभी कोई ऐसी बाध्यता नहीं। आप जिसको जो आपका प्रतिनिधि है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे वोट दो, है ना, चाहे कोई भी जाति धर्म पंथ का हो। लेकिन वो बांटने वाला कार्य इसके अंतर्गत किया गया था, जिसको लेके गांधी जी ने अनशन किया। तो गांधी जी ने जेल में अनशन जारी कर दिया। ठीक। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व गांधी जी के बीच समझौता हुआ। और कहां हुआ तो ब्रैकेट में लिख लो, पूना में, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते में क्या हुआ, तो इसमें हिंदू वर्ग में हरिजनों के लिए विशेषाधिकार की बात थी, है ना, तो उसको भी लिख लीजिए। इसमें यानी इस समझौते में हिंदू वर्ग में हरिजनों के लिए विशेषाधिकार की बात थी। इधर मिटा दूं, इधर हो गया ना। हाँ। बात थी। ठीक। अब यहां पे गांधी जी एश्योर किए, उनको आश्वस्त किए क्या, कि हिंदू वर्ग में हरिजनों के लिए विशेषाधिकार होगा या नहीं। इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि उस समय समाज में क्या था, ये बढ़ गया था, ये गैप जो था समाज को लेके, छोटी जाति बड़ी जाति इसको लेके। और ये गैप किनके द्वारा किया गया था, है ना, तो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और सीधे अंग्रेज आएंगे और बोलेंगे तुम अलग हो, तुम अलग हो, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे बात जो कट्टरपंथी विचारधारा है, बताया आपको, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। 100 में से 5 से 10 लोग ऐसे रहेंगे जो अलग टाइप के विचारधारा रखते हैं। तो उनका फायदा उठाते हुए ये जो वैमनस्यता की भावना थी, ये जो भेद था, उसको अंग्रेजों ने किया, है ना। तो वो कट्टरपंथी विचारधारा को के लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर कोई लीडर बोलेगा, आपका बोलेगा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो करोगे ही, है ना। तो उस समय लोग उन्हीं बड़े लोगों की बात मानते थे, कोई पंडित की बात, कोई इसकी बात, कोई उसकी बात, है ना, जो कट्टरपंथी विचारधारा है। क्योंकि उस समय यह चीज हो गया था, क्योंकि इनको भी सहूलियत हो रही थी, है ना, अपनी सेवा शुश्रूषा करवा रहे थे, है ना। क्योंकि क्या हो गया था पहले, आदत जब पड़ जाती है ना गलत चीज की, तो मतलब छूटती नहीं है ना। क्या होने लगा, ये जो गैप बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद यही जो कट्टरपंथी विचारधारा, जो सो कॉल्ड एकदम अपने आप को समझते थे बड़े लोग करके, तो वो ये छोटे लोगों का क्या करने लगे, शोषण करने लगे। और उनका शोषण लंबे समय तक कराने के लिए, क्योंकि आदत हो गई है अपना जूता चमकवाने की, अपना मैला ढुलवाने की, अपना ये सब, है ना, जो भी कार्य, जो नीचे के कार्य है वो सब करवाने की आदत हो गई है, खुद से तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने मैला ढोने का भी काम किया, वो स्वावलंबी बनने की उन्होंने शिक्षा दी। सब जान रहे हैं ना कि जो स्वच्छता अभियान ये सब जो चलता है ना, उनको आप शायद एक बार देखे भी होंगे, कि या पढ़े भी होंगे, या कहीं पढ़े देखे सुने होंगे, कि गांधी जी एक बार जबरदस्ती अपनी वाइफ को शौचालय साफ करने के लिए फोर्स किए थे, और एकदम मारे मारे जैसे भी कर दिए थे। पढ़े कभी, क्या नाम था उनकी वाइफ का, कस्तूरबा गांधी जी को। तो फिर गांधी जी को आत्मग्लानि हुई कि नहीं, ऐसा मैं किसी को फोर्स करके क्या नहीं कर सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अच्छी बात है करवाना, अच्छा चीज है, लेकिन यहां पे आप क्या ला रहे हो, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो। इसलिए गांधी जी बोले कि नहीं, पहले खुद से चालू करना पड़ेगा, और जब तक सामने वाला चेंज नहीं होगा, जब उसमें हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये कार्य निष्पादित संपादित नहीं किया जा सकता करके। ठीक। तो यहां पे
वही गांधी जी बोले कि आप अपना कार्य खुद करने लगो। तो इसीलिए उन बड़े कट्टरपंथी विचारधारा को लोगों को समझाने के लिए कि मंदिर में, कुएं में, खेत में, खलिहान में, पानी पीने में सबका समान अधिकार है ना। तो ये सब चीजों को अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। चलिए तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको बताया गांधी जी एक पत्रिका निकालते थे। कौन सी पत्रिका? नवजीवन पत्रिका। ठीक है, तो उसको नाम चेंज कर दिया था उन्होंने। क्या नाम कर दिया था बताया था? हरिजन पत्रिका। वेरी गुड, तो लिख लीजिए उसको भी। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने अपनी पत्रिका नवजीवन का नाम नवजीवन का नाम क्या कर दिया? हरिजन कर दिया। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, पूछता है चिल्लर में। ठीक, तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो ये थी पृष्ठभूमि गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन की। ठीक, अब आते हैं कि गांधी जी कहाँ आए, कैसे आए, वो सब चीज को भी डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब छत्तीसगढ़ लाए गांधी जी को। अब ये बात थी। हाँ, अब ये सांप्रदायिक पंचायत और ये जो पूना समझौता, ये सब 1932 की बात है। ये सीधा डेट से पूछता है ना प्रश्न कि किसने लाया, कब लाया, क्यों लाया, है ना। तो पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत 1932। पूना समझौता अंबेडकर जी, सांप्रदायिक पंचायत रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। तो जब वो पूरा भारत का भ्रमण कर रहे थे तब 1933 में 22 दिसंबर 1933, 22 नवंबर 1933 को गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे कदम रखते हैं। और जैसे कि पहली जब आए थे तो कहां कदम रखे सबसे पहले, मतलब कहां आए? रायपुर आए थे, है ना, रायपुर आए थे। वेरी गुड। और जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं तो कहां आते हैं? विश्वनाथ तामस्कर की जगह, कौन सी? दुर्ग। हाँ, दुर्ग सबसे पहले उनका आगमन होता है। तो डेट वाइज लिखते चलते हैं। सबसे पहला डेट लिखिएगा 22 नवंबर 1933। फोर्थ पॉइंट में जितने भी हैं सब डेट रहेंगे, घटनाक्रम। 22 नवंबर 1933, 1933। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम गांधी जी कहां पहुंचे? दुर्ग पहुंचे। सर्वप्रथम गांधी जी दुर्ग पहुंचे। और दुर्ग में फिर अपार जन समूह उनका जो सैलाब था वो स्वागत करने के लिए खड़ा था, है ना। तो वहां पे वो क्या किए? सभा को संबोधित किए। ये याद आपको मतलब आपको याद रखना है, तो लिख लो उसको भी। वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। ये सब कब की बात है? ये सब बात है 22 नवंबर 1933 की, 1933 की। चलिए, ये वाला पोर्शन मिटा दूं। कैसे? हाँ, अब जब गांधी जी पहुंचे थे तो उस समय दोपहर था, मतलब 4-5 बजे के आसपास वो पहुंचे थे, है ना। भाषण वाषण दिए। अब उनको आना था कहाँ? रायपुर धमतरी आना था, है ना। और एक बार तो जा ही चुके हैं धमतरी। किस लिए आए थे धमतरी प्रथम आगमन? कंडल नहर सत्याग्रह के लिए, है ना। तो उनको दूसरी बार तो जाना था। और सबसे प्रिय जो, देखो गांधी जी को लेके जो सबसे सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है, मैं नेता लोग की बात नहीं कर रहा हूं, नेता मतलब रविशंकर शुक्ल प्रमुख बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों की बात कर रहा हूं जो एकदम अपार प्रेम जो उमड़ के आया है। उनकी चाहे सभा हो, चाहे उनके विचारों की बात करें, तो वो धमतरी के लोग हैं। अब ऐसा नहीं कि रायपुर और बिलासपुर दुर्ग वाले हम लोग भी तो किए थे सर, ऐसा थोड़ी बोल रहे हो, ऐसा नहीं। क्योंकि जितना भी सम्मेलन वो सब की बात करेंगे, चाहे क्या बात करें, चंदा वंदा की भी बात करें, पहले वाले में तो सबसे ज्यादा वहीं से मिले थे।
बाद में फिर रायपुर से भी मिला है, रायपुर से भी सर्वाधिक चंदा मिला है। और अभी जो आएगा चंदा मतलब कि जो फंड जो जमा करते थे वो भी यहीं से आएगा। लेकिन अगर प्रेम भावना की बात करेंगे तो वो धमतरी वालों में ज्यादा था, अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे तो। ठीक, क्योंकि चाहे पैदल यात्रा की बात हो, चाहे गांधी जी के कोई आंदोलन की बात हो, चाहे गांधी जी के सम्मेलन की बात हो, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाए थे। तो वैसे ही गांधी जी उन लोग से भी प्रेम करते थे, जाना बहुत जरूरी था, पहले जा चुके थे। ठीक, तो दुर्ग में वो क्या किए, पहुंचे, सभा को संबोधित किए। और दुर्ग से जब आप रायपुर आते हैं तो कौन से रूट से आते हैं, जहां पे कैवल्य धाम है, कुम्हारी। हाँ, तो कुम्हारी के रास्ते गांधी जी रायपुर पहुंचे, है ना, लिख लो उसको भी, कुम्हारी के रास्ते। इसको मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कहीं मैं पढ़ा था प्रश्न में ही कि गांधी जी दुर्ग से कुम्हारी के रास्ते आए थे, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा था कूट वाले प्रश्न में, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं आप लोग को, लिख लो आप लोग भी। कुम्हारी होते हुए, क्योंकि मेन रोड वही है रायपुर आने के लिए, गांधी जी रायपुर पहुंचे। तो रायपुर पहुंचे तो हो चुकी थी क्या, रात, खाना खाना है, रात्रि विश्राम करना है, और रायपुर पहुंचे हैं। और रायपुर के प्रमुख लीडर कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल, वेरी गुड, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के क्या यहाँ क्या किए, वो शयन किए, रात्रि विश्राम किए, और बढ़िया चीला फरा चीला फरा मत लिख देना, रात्रि विश्राम किए बस लिखो। ठीक, तो लिख लीजिए पंडित, हाँ गुड, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ रात्रि विश्राम किए। अब विश्राम किए, है ना, अब फिर निकलना है उनको, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए प्रवास में, है ना। अब 22 नवंबर का दिन है 1933। अब कौन सा डेट आ जाएगा, 22 नवंबर को, इतना ही आपको याद रखना है कि दुर्ग से सभा में कुम्हारी के रास्ते रायपुर, रायपुर में जाके रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ रात्रि विश्राम। क्लियर इतना। अब आएगा 23 नवंबर। 23 नवंबर में क्या क्या कार्यक्रम थे उनके, वो याद रखना है। 23 नवंबर 1933। अब देखो यहां पे मैं एक चीज बता दूं भाई, आप सब अलग अलग बुक को फॉलो कर रहे होगे, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे जाएगा भी, पहले तो मैं ले लेता था नाम वाम, क्योंकि ये अभी रिकॉर्ड होगा, उसके बाद यूट्यूब में चढ़ेगा, चलो उसमें भी क्या दिक्कत है, आप चाहे पटेल फॉलो करो या टूटेजा फॉलो करो या कोई भी पब्लिकेशन आप फॉलो करो, तो वहां पे आपको डेट अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग उसमें भी देखे थे, कौन सा डिक्टेटर वाला, डिक्टेटर में भी अलग अलग क्रम मिलता है ना, उसको अलग तरीके से हम लोग देखे थे। तो उसी तरह यहां पे भी आपको अलग अलग पब्लिकेशन में, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करो, तो वहां पे आपको अलग अलग डेट मिलेंगे कि गांधी जी इस दिन बिलासपुर गए थे, गांधी जी इस दिन मोतीबाग गए थे, गांधी जी इस दिन धमतरी गए थे। तो 25 को आपको बिलासपुर भी पहुंचा देते हैं कई बुक्स में, 25 को गांधी जी धमतरी भी चल देते हैं कई बुक्स में, और 25 को गांधी जी रायपुर भी चले जाते हैं कई बुक्स में, रायपुर में ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अलग अलग आपको अलग अलग बुक में देखने को मिलता है। लेकिन मैं जो आपको अभी बता रहा हूं वो सभी बुक्स का सार है लगभग, ये जो, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सॉरी आर.डी. तिवारी की गांधी मीमांसा पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो उसके आधार पे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे जो डेट आप फॉलो करो, आप उस डेट को करिएगा, लेकिन मैं जिस डेट से बता रहा हूं वो सभी बुक्स का, सभी अलग अलग स्रोतों का क्या है, निचोड़ है, उसका सार है, उस हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं। ठीक, तो चाहे आप जो बुक को फॉलो करो, आप उसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, लेकिन प्रश्न कभी कभी डेट से उतना नहीं आया, क्रम से आया हुआ है भले, है ना, और इससे आया हुआ कि गांधी जी ने कहा स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, गांधी जी ने कहा सभा की, तो स्थान से और व्यक्ति के नाम से आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे वाला टॉपिक है, इसलिए प्रश्न उतने नहीं पूछता, लेकिन आपको डेट हिसाब से भी याद रखना है, क्योंकि इतिहास चल रहा है तो डेट हिसाब से याद रखना चाहिए। तो 22 नवंबर के बाद 23 नवंबर याद रखिएगा, इस दिन गांधी जी क्या किए,
तो इस दिन गांधी जी एक ही काम किए हैं, क्या? जो विक्टोरिया गार्डन था, है ना, समझ गए होगे विक्टोरिया गार्डन कौन सा? हाँ, गांधी जी ने रायपुर के विक्टोरिया गार्डन यानी कि मोती बाग, विक्टोरिया गार्डन में ब्रैकेट में मोती बाग लिखना, स्वदेशी प्रदर्शनी का। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ। नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। पुराने स्कूलों का नाम चेंज कर रहे हैं बोले, तो क्या हो जाएगा, पुराना ही हो जाएगा? हाँ 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 हाँ। हाँ तो नाम चेंज नहीं हुआ है वो, आर डी तिवारी सेजेस ही कहलाएगा वो। आर डी तिवारी के नाम से ही जाना जा रहा है, शहीद स्मारक के नाम से ही जाना जा रहा है, बीपी पुजारी के नाम से ही जाना जा रहा है। नाम वही है, बस पहले नाम वो लाता है, उसके बाद फिर सेजेस लिखाता है, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल करके। नाम चेंज नहीं हो रहा, नाम वही रहेगा। ठीक है, भले उनके स्थान पे रिनोवेट करके बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, महापुरुषों के नाम में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तो 3 साल हो गया, बीपू पुजारी शहीद स्मारक नाम चेंज नहीं हुआ है, वही रहे। चलिए, तो क्या बता रहा था, गांधी जी ने रायपुर के विक्टोरिया गार्डन में यानी कि आज का मोती बाग में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्योंकि गांधी जी पे किस पे किसी का माइक कौन है जी, थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, क्योंकि गांधी जी किसके विरोधी थे? विदेशी वस्त्रों के, विदेशी जो सामान थे उसके, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी के लिए, है ना, और जागरूकता इसी के लिए तो आए थे, अछूतोद्धार, अहिंसा, खादी, ये सब के प्रचार प्रसार के लिए तो प्रदर्शनी लगाई गई थी उनके स्वागत में। कहा? मोती बाग में। मोती बाग तो गए हो गया रायपुर वाले। अभी तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है, अभी जाना भी मत। अरे असामाजिक तत्व वहां पे ज्यादा हो गए हैं शाम वाम को, तो जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद 10 साल से नहीं गया हूं लग रहा है। तो वहां पे अगर आपका जाना होगा तो आप एक मूर्ति दिखाई देगी आपको, दो बच्चों की, है ना। और वो दो बच्चों की जो मूर्ति है, वो फव्वारा वाला, फाउंटेन वाला है ना। और वो जो फाउंटेन जो था, वो फव्वारा जो मोती बाग में लगा है अभी, अब लगा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी है, बताते हैं जाने वाले तो वो फव्वारा पहले यहाँ पे लगा था। कहाँ पे? सिटी कोतवाली में, थाने के जस्ट सामने। सिटी कोतवाली समझ गए, जहां पे सब रविशंकर शुक्ल ये सब लोग को रखे थे। अभी तो टूट गया है वो भी। तो वहां पे वो फाउंटेन था, और वो फाउंटेन को बाद में फिर विक्टोरिया गार्डन में रखे, और बाद में फिर वो विक्टोरिया गार्डन मोती बाग हो गया, और वहां पे सिटी कोतवाली के वहां पे जैनियों का जो स्तंभ है ना, वो वहां पे बनाया गया था, अभी भी है वो, है ना। तो कभी जाना जाओगे तो देखिएगा उसको। तो वही मोती बाग पहले क्या कहलाता था? विक्टोरिया गार्डन। तो 23 नवंबर को एक ही आपको याद रखना है कि उन्होंने स्वदेशी मेले का क्या किया? उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 24 नवंबर। मैं आपको वही बोला हूं भाई कि अलग अलग बुक में, कई बुक्स में 23 नवंबर के दिन ही बहुत सारा काम दिखा दिया गया होगा। देखो, चेक करो अपनी अपनी बुक में, अगर कोई खोला होगा तो। हेलो, कोई नहीं खोले हैं? हाँ बताओ। चलिए अब आते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 23 नवंबर को भी बहुत सारा काम गांधी जी निपटा दिए थे, कई बुक्स के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताया विभिन्न सोर्स, गांधी मीमांसा और ये अलग अलग चीज उसके आधार पर। लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान प्रश्न पूछता है ना, वो ऐसा पूछता है कि 23 नवंबर को गांधी जी ने क्या किया, ऐसा नहीं। मुख्य रूप से गांधी जी ने कहां पे स्वदेशी में प्रदर्शनी का उद्घाटन, या विक्टोरिया गार्डन में क्या किया, इस तरह से प्रश्न आते हैं। चलिए तीसरा लिखेंगे, 23 के बाद 24 नवंबर। क्या चीज?
हाँ तो सब याद करना पड़ेगा ना। सब याद करना पड़ेगा ना जी। हाँ क्यों नहीं लिखवाऊंगा तो। वही तो पढ़ रहे हैं, क्या इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं। कौन सा हम लोग को भागना है एकदम। हाँ पूरा पूरा गांधी जी का काम देखना है अभी। आप लगता है पहले वाले में अटेंड किए थे कि नहीं, गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, उसको पढ़े आप। हाँ तो उसमें कैसे देखे थे, गांधी जी ये कार में बैठे, इनके साथ बैठे, इन्होंने कंधे में बिठाया, इनके यहाँ फ्रूट खाए, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको याद रखना, तभी तो इतिहास पढ़ने में मजा आएगा जी। तभी तो इतिहास है। ये तो फैक्ट तो आपको सब बुक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग चैनल में आपको बढ़िया तरीके से सब टीचर लोग बता देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल टाइप का पढ़ेंगे। तो क्या बता रहा था, 24 नवंबर 1933 को आपको याद रखना है, जो मौदाहा पारा है, मौदाहा पारा सबसे पुराना कॉलेज है यहाँ पे रायपुर का, कौन सा जी। दुर्गा कॉलेज। मौदाहा पारा में सभा आयोजित हुई। हाँ लॉरी स्कूल वाला भी शायद मेरे ख्याल से 23 को दे दिया होगा फिर तो, सप्रे स्कूल लॉरी स्कूल वाला। वो 24 में थी। अच्छा, वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो हौच पौच है। तो वही कह रहा हूँ कि आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, और मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको कर लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं बताया ना वही, कि सभा कहाँ किए गए, स्थान और व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है। अगर विरले ही प्रश्न आते हैं कि डेट वाले से, है ना, तो आप सभा और व्यक्ति का नाम पे ज्यादा फोकस रखिएगा। अगर डेट याद करना है तो आप चाहे बुक जो भी फॉलो करते हो आप उससे देख लो, या जैसे यहाँ पे क्लास में चल रहा है आप उसको देखें। तो मौदापार में सभा आयोजित हुई, उसके बाद फिर दूसरा याद रखना, लॉरी स्कूल, जो आज क्या कहलाता है, सप्रे स्कूल। सप्रे स्कूल भी देखे होंगे। हाँ, सप्रे स्कूल लॉरी स्कूल में भाषण दिए। ठीक, ये दूसरा उनका कार्य याद रखना है। मौदापारा में सभा वहां संबोधित हुआ, लॉरी स्कूल में भाषण दिए। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी बहुत सारे आश्रम वहां पे बनाए थे, अनाथालय बनवाया था उन्होंने, तो उसका भी क्या किए, निरीक्षण किए, दौरा किए। तो लिख लीजिए, सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा बनाए गए, सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा बनाए गए सतनामी आश्रम व अनाथालय का दौरा किए। टेंशन मत लेना भाई, कई लोग टेंशन ले लिया होगे, सर ये अलग, ये डेट अलग, वो डेट अलग करके, ऐसा नहीं है, है ना। वही बोल रहा हूं, एक बुक को फॉलो करो या इधर फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कार्य है उनके, है ना, इससे प्रश्न आते हैं, है ना। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, टेंशन वाली बात नहीं है ना। और ये जो बुक का नाम लिए, तो उसमें बहुत सारे जो चीजें हैं, है ना, ये चीज को मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जब जब मेरे को ये चीज पता चली थी तो, कि उसमें बहुत सारी जो एक वर्ड टू वर्ड जो लाइन है ना, वो पूरा नोट्स का ही है। मेरे जो मैं ट्रिक भी बताया था क्लास क्लास में भी, और जब हम लोग पढ़ते थे पहले, तो एक लड़का शायद चला गया जिसका अभी अभी मेरे को नाम पता चला, वो कंटेंट राइटिंग करता है उस बुक बुक यहाँ, जिस बुक का भी आप नाम लिए हो, है ना। तो वहां वो कंटेंट राइटिंग है, तो यहाँ के नोट्स को, मेरे नोट्स को पूरा वो वहां पे कर दिया है। जैसे एक मिट्टी वाला था, एक मिट्टी वाला भी बताए थे स्टूडेंट लोग, कि सर ये जो मिट्टी का जो ट्रिक है ना, आधा कभी गोद में, है ना, ये हम लोग क्लास में ही वो किए थे। और मैं उस समय कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा था, मैं जब अपना पढ़ रहे थे, हाँ, है ना, तब वो तो वही लड़का वहां जाके कंटेंट और उधर का पूरा वो कर दिया। तो ऐसा नहीं कि वो पूरा इधर ही वाला है, उन लोग भी अपना मेहनत कई जगह अलग 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 जगह से उठाते हैं सब लोग। तो वही चीज हुआ है। तो कई उसका कुछ योगदान मेरा भी वहां पे इनडायरेक्टली उस लड़के के थ्रू चला गया है ना। तो आप चाहे तो उसको फॉलो करो, चाहे इसको फॉलो करो, लेकिन फोकस रहना चाहिए कामों में, बार बार यही बोल रहा हूं, और टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो सतनामी आश्रम और अनाथालय का वो क्या किए, दौरा किए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो रायपुर की सबसे पुरानी पॉश कॉलोनी या लोगों के रहने का स्थान हम लोग कह सकते हैं, कौन सी बस्ती, जो सबसे पुरानी बस्ती, हाँ पुरानी बस्ती,
तो उसी पुरानी बस्ती में एक मंदिर है ना, एक मठ है। कौन सा मठ? दो मठ है रायपुर में, एक दूधाधारी मठ और एक पुरानी बस्ती में कौन सा मठ है? जैतू साव मठ। कंकाली, वो तो कंकाली पारा, कंक- कंकाली पारा तरफ वो वाला मठ हो गया, जैतू साव मठ पुरानी बस्ती। हाँ, दूधाधारी मठ और पुरानी बस्ती में इधर क्या बोलते हैं, मठ पारा में दूधाधारी मठ, पुरानी बस्ती में जैतू साव मठ। तो जैतू साव मठ और वहां के मंदिरों का गांधी जी ने क्या किया? दौरा किया। और अपने साथ हरिजनों को भी वहां पे क्या किए? प्रवेश दिलवाए। जैसा काम एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के ने किया था, कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ये कौन से मंदिर लेके गए थे हरिजनों को? राजिम का, हाँ, राजिम का राम मंदिर है ना, राजीव लोचन मंदिर, यहाँ पे प्रवेश दिलवाने ले गए थे। वैसे ही गांधी जी जैतू साव मठ और पुरानी बस्ती के मंदिरों में, पुरानी बस्ती के मंदिर में गांधी जी ने हरिजनों के साथ प्रवेश किया। प्रवेश, मिटा दू ये वाला। प्रवेश किया। और प्रवेश करने पे जब उनको पता चला क्या, कि सुंदरलाल जी तो थे ही ना उनके साथ में, उनके आश्रम अनाथालय सबका दौरा किए थे, साथ में सुंदरलाल जी भी थे। तो जब पता चला कि पंडित जी ने यानी सुंदरलाल शर्मा जी ने ये कार्य उनसे पहले ही कर चुका है, मतलब कर लिया है उन्होंने, इसलिए गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी को अपना क्या माना? हाँ, अग्रज माना। वेरी गुड। गुरु नहीं माना है भाई, गुरु कई बुक्स में लिखा रहता है गुरु माना करके, लेकिन अब वो बुक वाले लोग भी सुधार चुके हैं, अग्रज या अग्रणी कहा करके। ठीक है, तो गुरु नहीं कहा। गुरु उनके तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उनके गुरु महादेव गोविंद रानडे जी थे, है ना। तो गुरु में आपको याद रखना है कि गुरु नहीं कहा है, अग्रज या अग्रणी कहा है, बड़ा भाई का। तो यहां पे लिख लीजिए गांधी जी ने यही यही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, या शर्मा जी को अपना अग्रज कहा या अग्रणी कहा। क्लियर है? क्लियर है जी? अग्रज मतलब बड़ा भाई, जो उनसे वो कार्य पहले कर चुका है। हाँ, बड़ा भाई। क्योंकि सुंदरलाल शर्मा जी 1918 में ये सब कार्य पहले ही कर चुके हैं, वो पढ़े पढ़े भी हम लोग, है ना। तो इसीलिए वो बोले कि ये काम तो आप पहले ही कर लियो, आप इस मामले में मेरे क्या हो? अग्रज हो करके। ठीक है, तो ये माना गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक, तो ये बात है कब की? 24 नवंबर 1933 की बात है। ठीक, अब कौन सा डेट आएगा? 25 नवंबर। ठीक, तो 25 नवंबर को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, है ना। अभी तीन डेट याद रखे रहना, 22, 23 और 24 नवंबर। 22 नवंबर में क्या हुआ, थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। 22 नवंबर को क्या हुआ? दुर्ग पहुंचे, दुर्ग से कुम्हारी, कुम्हारी से रायपुर, और रायपुर में किसके यहाँ? हाँ, रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ। उसके बाद फिर 23 को क्या किए? 23 को एक ही काम है, विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी प्रदर्शन। ठीक, उसके बाद फिर 24 में क्या क्या किए? सबसे पहले मोदाहापारा। ठीक, मोदाहापारा से फिर याद रखना है आपको कहाँ? सप्रे स्कूल यानी कि लॉरी स्कूल। लॉरी स्कूल के बाद आपको याद रखना है क्या? अनाथालय और सतनामी आश्रम, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट याद रखना है आपको, मंदिरों का दौरा किए। और इन्हीं मंदिरों का दौरा, और जब वो प्रवेश दिलवाए हरिजनों को, तो गांधी जी ने शर्मा जी को अग्रज कहा था। ठीक, तो ये अभी गांधी जी को हम लोग छत्तीसगढ़ की यात्रा करवा रहे हैं। करवा क्या रहे हैं आप लोग को? हम लोग कर रहे हैं, गांधी जी तो पहले ही कर चुके हैं। ठीक, तो अभी जहां तक पढ़े हैं वहां तक आपको क्या करना है? अच्छे से, हाँ, पुनरावृत्ति करना है, क्योंकि पुनरावृत्ति ही स्मृति है। ठीक, चलिए, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ यहीं तक, इसका पार्ट 2 कल की क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। शुभ रात्रि जी।